हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एमसीक्यू सेशन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग कि आज हम लोग बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस 2019 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग कंसेप्ट रिलेट्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी कैश फ्लो स्टेटमेंट और डी फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है अबाउट मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आपने 10 रुपये का रेवेन्यू बुक में रिकॉर्ड किया है तो इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना भी आपने खर्चा किया होगा वो भी आप बुक्स में रिकॉर्ड करना। लेट्स से 8 रुपीज़ आपका खर्चा हुआ है तो यही बताता है मैचिंग कॉन्सेप्ट कि अगर आपने बुक में 10 रुपये का इनकम नहीं 10 रुपये का रेवेन्यू बुक में अगर बुक किया है, दैट इज सेल्स बुक किया है, तो अब ये सेल्स करने के लिए कुछ तो आपने खर्चा किया होगा, खरीद के बेचा होगा, बना के बेचा होगा, तो जो भी खर्चा आ रहा होगा वो भी हम पैरेलली बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बताता है मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट बेसिकली रिलेटेड है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस से, एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज अ ए कैपिटल रिसीट, बी रेवेन्यू रिसीट, सी डिफर्ड कैपिटल रिसीट और डी नन ऑफ द थ्री। इसका करेक्ट आंसर होगा ए कैपिटल रिसीट। रीजन बीइंग, पहले देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रीमियम रिसीव्ड होता है किस पे? इशू ऑफ शेयर पे। शेयर इशू करते टाइम आपको प्रीमियम मिला तो उस प्रीमियम को हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या ये प्रीमियम आपको हर साल मिलने वाला है? नहीं। हर साल क्या 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पे इशू हो पाएगा? नहीं। हर साल वैसे भी हम शेयर नहीं इशू करते। तो मान लो एक बार आपने शेयर इशू किया 10 का और वो इशू हुआ है एक्चुअल मार्केट में 12 पे, मतलब 2 रुपये की आपका इनकम हुआ या कह सकते हो प्रॉफिट हुआ। तो पहली चीज़ तो ये नॉन रिकरिंग है, दैट इज़ हर साल अकर नहीं करेगा। एंड दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैपिटल रिसीट ही क्यों? क्योंकि कैपिटल रिसीट एक ऐसा आइटम होता है जो आपकी लाइबिलिटीज़ को बढ़ाए या जो आपके असेट को डिक्रीज करे। तो यहाँ देखो सिक्योरिटी प्रीमियम हम कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड रिजर्व्स एंड प्रीमियम में दिखाते हैं, तो इसका मतलब लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स इज अ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डी नन ऑफ द थ्री। इसका करेक्ट आंसर होगा बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीजन बीइंग, यहाँ देखो किसकी बात की है? डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन नो डाउट एक खर्चा तो है, बट किस तरह का खर्चा है? रेकरिंग खर्चा है जो कि हर साल तुम लोग को बुक में दिखेगा। अगर फिक्स्ड एसेट है इसका मतलब हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? हाँ होगा। और उसके अलावा ये आइटम किसका है? पीएल का आइटम है ना। तो जब पीएल का आइटम है तो किस नेचर का हो गया? रेवेन्यू नेचर का। इसका करेक्ट आंसर होगा बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lease was acquired for 5 years at a cost of rupees 20,000. It was decided that depreciation should be written off according to annuity method. The annuity of 1 rupees at 5% for 5 years is 0.230975. The amount of depreciation is, देखो एन्युटी मेथड की बात अगर हम करें तो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास 1 रुपया आज है, अगर हमारे पास 1 रुपया आज है, आज की डेट में 1 रुपया है और हमें ये जानना है कि आज से 5 साल बाद उस 1 रुपये की वैल्यू कितनी रह जाएगी अगर हमारा रुपीज़ 5% से डिप्रिशिएट हो रहा है। तो उस केस में देखो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके दिया है कि 1 रुपये की वैल्यू 5 साल बाद अगर वो 5% से डिप्रिशिएट हो रही है तो 0.230975 रह जाएगी। तो डिप्रिसिएशन मतलब भी क्या होता है कि डिप्रिशिएट करती है आपके एसेट की वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास अगर आपको डिप्रिसिएशन निकालना है तो आपकी एसेट की कॉस्ट कितनी है? 20,000। इसको भी हमने 5 साल तक ही इन्वेस्ट किया है 5% पे, तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.230975 से और हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसा करने से आंसर आएगा 4619.50। नेक्स्ट, ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज इन फाइनल अकाउंट्स आर रिटन टू प्लेस। ए ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका करेक्ट आंसर होगा डी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चाहे तो ट्रेडिंग में होगा प्लस बैलेंस शीट होगा, चाहे पीएल में होगा प्लस बैलेंस शीट होगा, क्योंकि जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं उनका 2 ही ट्रीटमेंट होता है। बैलेंस शीट में तो फिक्स है, जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा वो ट्रेडिंग में भी जा सकता है, बैलेंस शीट में भी जा सकता है। लेट्स से आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो पीएल में जाएगा, एंड उसके अलावा बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटी साइड जाएगा ही जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In case of firm's dissolution, the balance of realization account is transferred to partner's capital account. A. Capital ratio, B. Equally, C. Profit sharing ratio और D. Partner's loan ratio. बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा? C. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि कुछ भी हो, कुछ भी अगर हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस हो, चाहे वो किसी और का बैलेंस हो, वो हमेशा हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो करेक्ट आंसर होगा C. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट, pre-incorporation profit is credited in A. profit and loss account, B. capital reserve, C. general reserve और D. secret reserve. इसका करेक्ट आंसर है बी. कैपिटल रिजर्व. रीजन बीइंग हमसे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट पूछा है. प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब, पहले तो समझो इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या. इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन के पहले का जितना भी प्रॉफिट आपने अर्न किया होगा उसको आप अपने प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखा सकते. वो आप दिखाओगे कहाँ? कैपिटल रिजर्व में. दैट इज कैपिटलाइज ही कर रहे हैं बट उसको हम किस नाम से दिखाते हैं? कैपिटल रिजर्व से. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी. कैपिटल रिजर्व. Next, which one of the following is not a feature of bonus share? A. Bonus shares are issued as fully paid. B. Bonus shares can be issued to the existing member only. C. The right of bonus shares cannot be renegotiated. D. Partly paid bonus shares can be issued. इसका करेक्ट आंसर होगा डी. पार्टली पेड बोनस शेयर्स कैन बी इशूड. रीजन भी हमसे बोला है कि इसमें से बोनस शेयर का कौन सा फीचर नहीं है. अब देखो, बोनस शेयर इशू करना मतलब कि जहाँ पे आप फ्री में शेयर इशू करो, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. तो इफ़ इन केस मान लो आप कहते हो कि हम पार्टली पेड, आधे पे बोनस शेयर इशू करेंगे और आधा पेमेंट करना, तो अल्टीमेटली तो आप हाफ अमाउंट की डिमांड कर रहे हो ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, तो फिर वो फ्री तो नहीं हुआ. इसीलिए अगर फीचर की बात करें, पार्टली पेड बोनस शेयर्स कैन बी इशूड होता है बट ये बोनस शेयर का फीचर नहीं हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड टू ए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी. जनरल रिजर्व, सी. कैपिटल रिजर्व और डी. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. इसका करेक्ट आंसर होगा सी. कैपिटल रिजर्व. रीजन बीइंग ओन डिबेंचर्स की बात कर रहा है और ओन डिबेंचर्स मतलब क्या? कैपिटल आइटम की बात कर रहा है. तो उस कैपिटल आइटम पे जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व. नेक्स्ट, according to Companies Act 2013, the format of balance sheet is given in Schedule 4, Schedule 2, Schedule 3 and Schedule 1. इसका आंसर है सी. शेड्यूल 3, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं. दैट इज विद इन शेड्यूल 3 हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, चाहे वो पीएल हो चाहे वो बैलेंस शीट हो. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. शेड्यूल 3. नेक्स्ट, in case of installment system the total interest receivable by seller is credited to A. interest account, B. sales account, C. interest suspense account और D. asset account. इसका करेक्ट आंसर है सी. इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट. रीजन बीइंग हमसे कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे आपको आज ही एसेट ट्रांसफर कर दिया जाता है, एसेट का ओनर भी आज ही बना दिया जाता है और आप थोड़ा थोड़ा करके फ्यूचर में उनको पेमेंट करते हो. तो जो टोटल इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में दिखाते हैं, फिर भले वो सेलर के थ्रू हो या बायर के थ्रू. तो इसका करेक्ट आंसर है सी. इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट. नेक्स्ट, which one of the following statement is true? In the books of hire purchaser, the asset account is debited with hire purchase price. Under the hire purchase, the ownership of the goods is transferred as the cash down payment is made. Hire purchaser has option to return the goods. Under hire purchase, the buyer charges depreciation on hire purchase price of asset. इसके करेक्ट आंसर के लिए पहले चारों पॉइंट समझो. कह रहा है कि हायर परचेजर की बुक में एसेट डेबिटेड होता है विद हायर परचेज प्राइस. ये तो कभी हो ही नहीं सकता. डेबिट किससे करते हैं? हमेशा किससे करते हैं बेटा? कैश प्राइस से. तो इसका मतलब ये सही नहीं है. अंडर द हायर परचेज ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड एज अ कैश डाउन पेमेंट इज मेड. अगर डाउन पेमेंट आप कर रहे हो तो क्या डाउन पेमेंट से ओनरशिप ट्रांसफर होगी? नहीं, लास्ट इंस्टॉलमेंट से होती है. तो ये भी गलत, ये भी गलत. हायर परचेजर हैज़ अ ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स. हायर परचेजर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड्स रिटर्न कर सकता है. और जो हायर परचेज में सेलर है वो भी चाहे तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो वो भी आपसे गुड्स छीन सकता है. एंड अंडर हायर परचेज द बायर चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन हायर परचेज प्राइस ऑफ असेट. ये भी नहीं हो सकता. हमेशा किस पे होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस पे या कैश प्राइस पे. ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी. दैट इज हायर परचेजर हैज़ ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स. Next,
अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट टू हायर, अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू परचेज और अग्रीमेंट टू इंस्टॉलमेंट। इसका करेक्ट आंसर है बी, अग्रीमेंट टू सेल। रीजन बिंग इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम मतलब क्या, अभी हमने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पे आप आज असेट परचेज करते हो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो, बट ओनरशिप आज ही ट्रांसफर हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे असेट की बात करते हैं जिनकी रीसेल वैल्यू मार्केट में कुछ नहीं होती। तो अगर आप असेट छीन भी लोगे तो आपको कुछ मिलना नहीं है, इसीलिए आप आज ही गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हो। तो ये जो अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट टू सेल का होता है कि तुरंत आप गुड्स ले रहे हो, बस एक तरह से क्रेडिट सेल हो रही है जिसका पेमेंट धीरे धीरे आप करते हो फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ascertain द क्लोजिंग डेटर्स ऑफ अ ब्रांच विल बी इंक्लूडेड क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। बट ऑब्वियस क्रेडिट सेल्स, क्योंकि अगर डेटर की बात हो रही है तो डेटर कौन होते हैं, वो जिनको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं। तो क्रेडिट सेल, अगर आप डेटर अकाउंट बना रहे हो तो डेटर अकाउंट में आपको यहाँ पे क्रेडिट सेल्स दिखानी होती है। तो अगर क्रेडिट सेल्स आप फाइंड आउट कर पाओगे या आपके पास क्रेडिट सेल गिवन होगा, तभी तो आप इनका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए फॉर क्लोजिंग डेटर्स हमें क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स, दैट इज सी। नेक्स्ट, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर है ए, रियल अकाउंट। रीजन बीइंग क्या पूछा है, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम। अगर डेटर सिस्टम याद हो ना भी हो तो कोई बात नहीं है। तो ब्रांच अकाउंट में हम क्या करते हैं, यहाँ सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, यहाँ सारे एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। जितना पैसा आया, जितना गुड्स आया, जितना पैसा दिया, सब यहाँ पे लिखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे असेट से रिलेटेड बात हो रही है, कैश से, गुड्स से और बाकी असेट्स से। तो इस केस में जब सारे असेट्स की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का रियल अकाउंट। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। रीजन बीइंग हमने बताया कि ये एमकॉम एंट्रेंस 2019 के ही सारे अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।